आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजकरण गुप्ता और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष कक्षा पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने लेक्चर 1 में जाना था। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का अर्थ हमने समझा था। वहाँ पर पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा को हमने समझा था। तीसरी चीज़ हमने वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जहाँ पे जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, इन सब टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्वास कीजिए, आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा जो मैं अब यहाँ पर आपको बताऊँगा जिस प्रकार से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है राजकरण गुप्ता और मैंने 12th क्लास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से की है टीएवी स्कूल से, जहां पे मेरे 12th क्लास में 93.8% आए थे। आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है मिस्टर राजकरण गुप्ता, बीच में ये स्पेस जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुव किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, पृथ्वी पर स्टार्टिंग से 1945 के बाद दो ध्रुव बन गए थे। एक बना था आपका यूएसए और दूसरा था हमारा नहीं, मतलब कि यूएसएसआर। तो ये दो ध्रुव थे जो मतलब कि एक सुपर पावर के रूप में काम कर रहे थे पूरे विश्व में। तो ये ध्रुव की हम बात कर रहे थे, इसको हम ध्रुव बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ अब कैसे हो रहा है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि दोनों महाशक्तियाँ क्या थी, विश्व के विभिन्न भागों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई थी। दोनों महाशक्तियाँ यूएसए यूएसएसआर दोनों लगी हुई थी। दोनों चाह रहे थे कि अपने तरफ किसी न किसी देश को अपने ग्रुप में शामिल कर लें। ठीक है। तो अब जो छोटे देश थे वो क्या करते, उनको चाहिए थी सुरक्षा। उनको सुरक्षा का वादा चाहिए था, सुरक्षा उसको किसी से मिल जाए वो उस गुट में शामिल हो जाएगा। और निजी हित देख रहे थे ये सब देश। निजी हित का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, अपनी अपनी भलाई। ठीक है। तो ये सब छोटे देश अपनी निजी हित और सुरक्षा देख रहे थे, और जहाँ पे उनको लग रहा था सूट कर रहा था वहाँ पे जाके वो शामिल हो रहे थे, उस ग्रुप में जाके शामिल हो रहे थे, जिस कारण विश्व दो गुटों में बट गया। अब विश्व क्या हुआ, मान लो ये विश्व है और विश्व क्या हो गया, दो गुटों में बट गया। आधा किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, आधा यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार विश्व दो गुटों में बट गया। अब आगे क्या हुआ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख पा रहे होंगे कि सबसे अब विभाजन शुरू हो गया, विश्व का विभाजन शुरू हो गया। तो सबसे पहले विभाजन जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में हुआ था। आपको पता है हमारे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, जिसमें से यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हो गया विभाजन। तो जो सुपर पावर थे यानी कि जो महाशक्तियाँ थी, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों को उनको सुरक्षा का वादा का लालच देकर निजी हित के लिए उनको क्या कहा कि भाई तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ और शामिल हो जाओ। तो ये विभाजन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अभी मैप में भी लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो। तो अब ये विभाजन कहाँ पे हुआ, जर्मनी में। ये देख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर और ये थोड़ा येलो कलर है। तो ये जो येलो कलर है ये किसको सपोर्ट कर रहा है, आधा जर्मनी सपोर्ट कर रहा था यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, और आधा जर्मनी कर रहा है यूएसएसआर को। ठीक है। तो इस प्रकार विभाजन शुरू हो गया। आप ये मैप में भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा आधा पीला है आधा रेड है। क्यों भाई, इसका रीज़न ये है कि जो ये पीला है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, और जो रेड कलर में जितने भी मैप में आपको दिख रहे हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं यूएसएसआर को। तो इस प्रकार विभाजन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप कंट्री देख सकते हो, जैसे कि पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ठीक है, रोमानिया, इधर फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये सारे कंट्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी गठबंधन। अब ये पश्चिमी गठबंधन क्या है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप ये समझो पहले कि मैप देखते कैसे हैं। देखो मैप देखने का सीधा फंडा है, मैप ऐसे ही होता है। ठीक है, मैप मान लो ये मैप है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ऊपर जो मैप में होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे होता है साउथ, और इस दिशा को हम बोलते हैं ईस्ट और इसको हम बोलते हैं वेस्ट। तो ध्यान देना,
जो अमेरिका है वो इस साइड है और जो सोवियत संघ है वो इस साइड है, राइट। मैप में भी देख लेना, मैं आपको मैप में दिखला दूंगा। तो जो इस साइड हम इसको क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी गठबंधन। तो इट मीन जो अमेरिका है उसने क्या बनाया, पश्चिमी गठबंधन बनाया। और पश्चिमी गठबंधन में क्या बनाया, नाटो की स्थापना की। क्वेश्चन आता है नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो 2 साल बाद जाके बना नाटो। 2 साल बाद ना, हाँ। तो ये नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो याद जरूर रखना, नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर आएगा, लिख के ले लो आप मेरे से। और सेकेंड, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नाटो में कितने देश शामिल थे। नाटो में 12 देश शामिल थे, ठीक है। और इसमें शामिल किसी भी देश पर अगर हमला होता है, ये उद्देश्य है उनका, ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव। अगर किसी ने उस पर हमला किया इन शामिल देशों में, तो सब पे हमला माना जाएगा। मान लो कि 12 कंट्री हैं नाटो में, और एक कंट्री पे किसी ने आक्रमण कर दिया। मान लो 12 कंट्री हैं, ठीक है, 12 कंट्री हैं, इनमें से किसी एक पे आक्रमण कर दिया, तो इसमें कि इन सब पे अटैक माना जाएगा जितने नाटो में देश शामिल हैं। तो इसीलिए कोई अटैक करने का सोच भी नहीं सकता था। और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। ये इनका उद्देश्य था। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो। तो ये दोनों पॉइंट जरूर लिख के आना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसी को देखते ही क्या किया, इसी को देखा देखी में ही पश्चिमी गठबंधन, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, पश्चिमी गठबंधन नहीं है दोस्तों, ये पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन ने क्या किया, वारसा संधि, वारसा है ये, वारसा, ठीक है। तो ये वारसा है, और इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, पश्चिमी नहीं है, पूर्वी है। तो पूर्वी गठबंधन यानी कि यूएसएसआर ने क्या किया, वारसा संधि की स्थापना की। अब वारसा संधि क्या है, इसकी स्थापना 1955 में। देखो ट्रिक याद रखो, SS55, इट मीन्स कि यूएसएसआर ने पूर्वी गठबंधन की स्थापना कब की, 1955 में। सीधा सिंपल याद रखने का तरीका। और महाशक्तियाँ इन्हें अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपने ताकत का इस्तेमाल किया। अब देखो इस महाशक्ति मतलब कि पूर्वी गठबंधन ने क्या किया, महाशक्तियों को अपने गुट में शामिल करने के लिए उन पर दबाव डाला, अपने ताकत का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यूएसएसआर ने क्या किया, यूरोप के पूर्वी हिस्से पर ताकत का प्रयोग किया, ये बताने के लिए कि यूरोप पूर्वी हिस्से पर यूएसएसआर का नियंत्रण है। तो ये है। अब आगे हम चलते हैं। अब फिर जबकि अमेरिका ने इससे पहले क्या किया था, सीटो की भी स्थापना कर ली थी और सेंटो की भी स्थापना कर ली थी। सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है, एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको बताया वारसा संधि, तो वारसा संधि हुआ कहाँ था, वारसा जो है राजधानी है, कैपिटल है पोलैंड की, ठीक है। तो पोलैंड में हुआ था ये वारसा संधि। तो 1955 में होता है, ये बता दिया मैंने, भूल गया था मैं। अब आगे चलते हैं हम सीटो सेंटो पे। तो सीटो की स्थापना 1954 में, जिसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सीटो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो दक्षिण पूर्व एशिया जो देश है उस पर अपना नियंत्रण बना सके। तो ये इसका उद्देश्य था। और सेंटो का जो उद्देश्य था वो था जो केंद्रीय मतलब कि जो एशिया का जो मेन एशिया है उस पर नियंत्रण बनाने के लिए। इसकी स्थापना 1955 में। वारसा संधि और सेंटो दोनों का जो स्थापना दिवस है सेम ही है, 1955। अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि महाशक्तियाँ जो थी वो छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो, नोट्स बना रहे हो तो उसके पे भी लिख लो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी रूप में जरूर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों शामिल थे, या महाशक्तियाँ छोटे देशों को क्यों शामिल करना चाहती थी, रीज़न क्या था। तो पहला रीज़न ये समझो, महत्वपूर्ण संसाधन क्या होते हैं भाई, जो रिसोर्सेस हैं, जितने भी तेल खनिज लवण जो भी जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है, पेड़ हो गए, ये सब जितने भी प्रकार के हमारे संसाधन हमारे आसपास मौजूद हैं, उन सब पर क्या होता था, महाशक्तियाँ अपना नियंत्रण बना लेती थी और उनको बेच के वो पैसा भी कमा सकती थी। उनके पास अगर पैसे की कमी है तो वो पैसे भी पूरी कर सकते थे। तेल मान लो, देखो तेल के रेट कितने महंगे हो गए हैं, तो तेल
से भी पैसा कमा सकते थे। तो जो महाशक्तियाँ थी इसीलिए छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करती थी। अब ईरान देख लो, इराक देखो, वहाँ पे तेल कितना होता है और वो छोटे देश हैं, तो उसको अगर मान लो महाशक्ति अगर शामिल कर ले अपने गुट में तो उनको उससे कितना फ़ायदा होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पे चलते हैं, भू क्षेत्र। अब याद रखो क्यूबा वाला कहानी याद रखो, ये यूएस से है मान के चलो, ठीक है, और ये छोटा सा जो था वो क्यूबा था और ये आपका यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या किया था, मिसाइल तैनात किया था भाई, किया था नहीं किया था, किया था, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा है। तो क्या था, भू क्षेत्र क्या करते थे, सेना हथियार का संचालन करती थी, जैसे कि मिसाइल यहाँ से तैनात कर दिया था, बस फोड़ने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि सारा मामला समट गया। इन्होंने रोकने की कोशिश की, उसने मतलब कि अटैक नहीं किया, तो यही था। तो यहाँ पे आप क्यूबा मिसाइल संकट को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब तीसरी हम बात करते हैं सैनिक ठिकाने, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए भी। आपको पता है क्यूबा से क्या करते थे, अमेरिका की जासूसी किया जा सकता था। तो जासूसी के लिए भी छोटे देशों को अपने ग्रुप में शामिल करते थे। आर्थिक मदद, इकोनॉमिकली हेल्प, जो इकोनॉमिकली हेल्प चाहिए होता है वो उनको इससे मिल जाती थी, ठीक है, इकोनॉमिकली हेल्प मिलती थी, ठीक है। और वो सैन्य का मान लो जो खर्चा आ रहा है उसका भी वहन छोटे देश कर लेते थे अच्छी तरह। तो ये 4 रीज़न थे, इंपॉर्टेंट रीज़न थे, लिख लेना, याद कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, शीत युद्ध के दायरा, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शीत युद्ध का दायरा। दायरे का मतलब समझ लो यार, दायरे का मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड, ठीक है। दायरा मतलब कब से कब तक, किन किन के बीच में क्या हुआ। देखो, जब तक दोनों महाशक्तियां में शामिल देश एक दूसरे के सामने आए, जब तब होगा, ये तक नहीं होगा, तब होगा जब दोनों सुपर पावर में अलग अलग कंट्री शामिल थे, तो वो आपस में लड़ रहे थे। जब वो स्थिति उत्पन्न हुई, जब वो एक दूसरे के सामने आए, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध के दायरे बोलते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप कांगो देख सकते हो, कोरिया युद्ध हुआ था, बर्लिन युद्ध हुआ था, ये इनके टाइम पीरियड है। कांगो युद्ध 1960 में हुआ था, कोरिया युद्ध 1950 से 1954, बर्लिन जो युद्ध हुआ था 1958 से 1960 के बीच में हुआ था। अब इस बात शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आज से, देखो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बुक से मैंने सीधा आपके नोट्स में लिखा है, पीपीटी में लिखा है। शीत युद्ध के दायरे की जब बात करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा आश्चर्य क्या हो जाता है, ऐसा क्षेत्र से होता है जहाँ या यहाँ विरोधी खेमों के बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनकी होने की संभावना बनी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस देख लो, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, बस तनाव संघर्ष था वो, हाँ। और विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और इसी तनातनी ने संवाद को बंद कर दिया, इसको हम बोलते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो ये डेफिनेशन रट लो और लिख लो, ठीक है, या समझ लो, बहुत काम आने वाले आपके एग्जाम में। तो ये था। और इसके अंदर जब शीत युद्ध के दायरे की जब बात करें ना दोस्तों, तो ये 3 जरूर याद रखना, ये 3 इवेंट्स हुए थे शीत युद्ध के अंदर, ठीक है, इवेंट्स थे ये, ठीक है। तो शीत युद्ध आपको पता है ना 1945 से स्टार्ट होके 1991 तक चला था। तो इन टाइम पीरियड के बीच में ये हुआ है, ध्यान रखो। अब आगे हम चलते हैं, अगला है, तो ऐसे में दोनों महाशक्तियों से बाहर के देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे जवाहरलाल। अब देखो, संवाद जब बंद हो गया, इधर हमने क्या पढ़ा अभी, इधर हमने देखा कि क्या हो गया था, संवाद बंद हो गया था, ठीक है, शीत युद्ध के दायरे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो था वो गुट निरपेक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में क्या करवाया था, मध्यस्थता करवाई थी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कांगो युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने 1960 के दशक में 3 परमाणु संधि किए, यूएसए और यूएसएसआर ने। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो यह है, कांगो युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहाँ पे उन्होंने समझौता करवाया। उसके बाद 1960 के दशक में क्या हुआ, 3 परमाणु संधि हुए, यूएसए और यूएसएसआर ने, परमाणु प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण परिसीमन संधि, ठीक है। तो 3 परमाणु संधि हुए थे।
देख लो यहाँ पे, इसको दोबारा से मैं बता रहा हूँ। 3 जो परमाणु संधि हुए थे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो परमाणु संधि हुए थे, न्यूक्लियर ट्रीटी हुआ था जो यूएसए और यूएसएसआर के बारे में 1960 के दशक में, वो 3 संधि बताइए। तो पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षपात्र परिसीमन संधि। दोस्तों यहाँ पे ये संधि नहीं आएगा, काट देना इसको, थोड़ी मिस टाइप हो गई है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो ये 3 परमाणु संधि हुए थे 1960 के दशक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं उठ के, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको आप कर लेना। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और विशेष कक्षा से आप जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज दीजिए। और थैंक यू, अपने लास्ट वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।